नमस्कार। पिछली बार हमने भानगढ़ की कहानी को एक मोड़ पर छोड़ा था, लेकिन वो कहानी वो अधूरी थी। आज हम उसी कहानी को पूरा करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं भारत की सबसे डरावनी जगहों में से एक भानगढ़ के उस अगले अध्याय में, जहां अंत असल में एक और भी भयानक शुरुआत थी। तो कहानी खत्म कहाँ हुई थी? वो तो बस एक शुरुआत थी। रिया की बस वो एक लाइन, वो अभी भी हमारे साथ है। इस एक लाइन ने सब कुछ हिलाकर रख दिया। लग तो रहा था कि श्राप टूट गया, सब ठीक हो गया, पर डर का जो साया था ना, वो गया नहीं था। बल्कि ऐसा महसूस हो रहा था कि असली भयानक कहानी तो अब शुरू होने जा रही है। हाँ, श्राप तो टूट गया था, या उन्हें ऐसा लगा था, लेकिन उनके पास सबूत के तौर पर एक तस्वीर थी, और उस तस्वीर में एक धुंधली सी परछाई थी। बस इसी एक चीज ने अर्जुन, मयंक और रिया के मन में एक नया डर पैदा कर दिया था। आखिर वो कौन था और वहां क्या कर रहा था? अब देखिए, इस तस्वीर को लेकर दो नजरिए थे। एक तरफ था अर्जुन, जो अपने मन को समझा रहा था कि अरे ये कुछ नहीं, बस कैमरे की कोई खराबी होगी, लाइट की कोई ट्रिक होगी। और वहीं दूसरी तरफ रिया थी, जिसे पूरा यकीन था कि कोई शक्ति, कोई वजूद अब भी उनके साथ है। खैर, तीनों ने फैसला किया कि वो इस डर को पीछे छोड़कर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। अर्जुन अपने कॉलेज के काम में बिजी हो गया, मयंक अपने ऑफिस में, और रिया ने मदद के लिए थेरेपी लेनी शुरू कर दी। ऊपर से तो सब नॉर्मल लग रहा था, एक झूठी शांति थी। पर यह शांति ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। और वो शांति टूटी, बहुत ही भयानक तरीके से। बहुत जल्द ही तीनों को अलग अलग ऐसे डरावने अनुभव हुए, जिनसे ये साफ हो गया कि भानगढ़ का साया उनका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। एक एक करके तीनों ने उस अनजाने डर का सामना किया। पहली घटना अर्जुन के साथ हुई। सोचिए, देर रात है, अर्जुन अपने कमरे में अकेला पढ़ाई कर रहा है। घर में सब सो रहे हैं, चारों तरफ खामोशी है, जब तक कि वो आवाज नहीं आती। रात के करीब 1 बजे अचानक खिड़की पर एक खटखटाने की आवाज आती है। पहले तो अर्जुन ने सोचा हवा से पेड़ की कोई डाली टकरा रही होगी, पर फिर उसे याद आया उसकी खिड़की के पास तो कोई पेड़ है ही नहीं। उसने हिम्मत करके खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, लेकिन शीशे पर किसी के उंगलियों के निशान छपे हुए थे, जैसे कोई अंदर आने की जिद कर रहा हो। अब चलते हैं मयंक की तरफ। वो भी देर रात तक अपने ऑफिस में अकेला काम कर रहा था। पूरी बिल्डिंग खाली थी, कम से कम उसे तो यही लग रहा था। पर वो गलत था, बहुत गलत। जब मयंक वॉशरूम गया तो उसने देखा कि शीशे पर भाप जमी हुई है, और फिर उसकी आंखों के सामने उस भाप पर धीरे धीरे शब्द उभरने लगे, तुम बच नहीं पाओगे, वापस आओ। ये कोई मजाक नहीं था, ये एक सीधी सीधी धमकी थी, एक बुलावा था। और आखिर में रिया को तो पहले से ही एहसास था कि कुछ गड़बड़ है, और उस रात उसका वो शक एक खौफनाक हकीकत में बदल गया। अचानक रिया का कमरा एकदम बर्फीला हो गया। उसे कमरे के एक कोने से किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। फिर उसकी मेज पर रखा पेन अपने आप हिला और नीचे गिर गया, और इसके बाद कमरे की लाइटें बुरी तरह से जलने बुझने लगी। डर के मारे रिया की आवाज कांप रही थी, फिर भी उसने पूछा, कौन है? और उस खामोशी में एक बहुत ही धीमी, ठंडी फुसफुसाहट में जवाब आया, मैं यहां हूं। अब कोई शक नहीं बचा था, ये कोई वहम या इत्तेफाक नहीं था। तीनों दोस्त फिर से मिले। इस बार किसी के चेहरे पर शक नहीं, सिर्फ और सिर्फ डर था। उन्हें ये जानना ही था कि आखिर वो चीज, वो आत्मा उनसे चाहती क्या है। यही सबसे बड़ा सवाल था, है ना? आखिर वो आत्मा उन्हें इस तरह क्यों सता रही थी? क्या वो बदला चाहती थी, या फिर इसके पीछे कोई और मकसद था? इस सवाल का जवाब रिया के पास था। उसने कहा, नहीं, ये हम पे हमला नहीं कर रही, ये हमें भानगढ़ वापस बुला रही है, और इस बार किसी खास वजह से। और यहीं पर कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। रिया ने एक राज खोला, एक ऐसी बात जो उसने अब तक किसी को नहीं बताई थी। उसने बताया कि भानगढ़ में उस आखिरी दिन उसने सिर्फ तांत्रिक की आवाज नहीं सुनी थी, एक और आवाज थी, एक धीमी, मदद मांगती हुई आवाज। और अब रिया को पूरा यकीन था कि वो आवाज राजकुमारी रत्नावती की थी। इस एक खुलासे ने सब कुछ बदल दिया। अब उन्हें पता था कि उन्हें क्या करना है। तीनों ने फैसला किया कि वो एक आखिरी बार भानगढ़ वापस जाएंगे,
पूरी सच्चाई का पता लगाने के लिए, चाहे अंजाम कुछ भी हो। लेकिन इस बार भानगढ़ और भी ज्यादा अजीब और डरावना था। हवा में एक भारीपन था, एक अजीब सी ठंडक, और सबसे अजीब बात, वो तहखाना जहां से सब शुरू हुआ था, उसका दरवाजा गायब था, जैसे वो कभी वहां था ही नहीं। फिर अचानक उनके पैरों के नीचे जमीन का एक हिस्सा खुला और एक गुप्त कमरा सामने आया, और उस कमरे के अंदर राजकुमारी रत्नावती की एक मूर्ति थी। पर यह कोई आम मूर्ति नहीं थी। ये पत्थर की मूर्ति रो रही थी, और उसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि काली राख निकल रही थी। ये किसी बहुत गहरे दुख या शायद किसी भयानक श्राप का संकेत था। और उसी गुप्त कमरे में, उसी रोती हुई मूर्ति के सामने भानगढ़ का आखिरी और सबसे गहरा राज खुलने वाला था। अब असली टकराव का वक्त आ गया था। उस मूर्ति के ठीक नीचे कुछ लिखा था, और जब उन्होंने उसे पढ़ा तो उनके होश उड़ गए। लिखा था, जब तक तांत्रिक की आत्मा भटकेगी, मेरी आत्मा भी बंधी रहेगी। इसका मतलब साफ था, राजकुमारी उन्हें डरा नहीं रही थी, वो तो खुद एक कैदी थी, तांत्रिक की आत्मा के साथ बंधी हुई। और जैसे ही उन्हें ये सच पता चला, तांत्रिक की आत्मा उनके सामने आ गई। इस बार वो पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और गुस्से में थी। वो चीखी, तुमने मेरा तंत्र तोड़ा, पर मुझे नहीं रोका। अब असली दुश्मन उनके सामने था। तो अब ये लड़ाई सिर्फ एक श्राप तोड़ने की नहीं रह गई थी। नहीं, ये जिंदा लोगों और मुर्दा आत्माओं के बीच की एक असली जंग थी। एक तरफ थी राजकुमारी की फंसी हुई आत्मा जिसे मदद चाहिए थी, और दूसरी तरफ थी तांत्रिक की बुरी आत्मा जो उन सब को खत्म कर देना चाहती थी। और कांपता हुआ किला ये बता रहा था कि असली लड़ाई तो अब शुरू हुई है। तो सवाल अब ये है कि जिंदा और मुर्दा के बीच इस आखिरी लड़ाई में कौन जीतेगा? क्या वो दोस्त राजकुमारी को आजाद करा पाएंगे, या फिर तांत्रिक की नफरत हमेशा के लिए जीत जाएगी?